देखो पिछले टर्न पे हम लोग बात किए थे कि अपने डेली लाइफ में जो हम लोग दैनिक जीवन में चीज़ें देखते हैं उनमें से 70 से 80% चीज़ों को हम लोग अपने 11-12 के भौतिक विज्ञान में सीख जाएंगे कि वो चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, ये सब हम लोग बात किए थे। अब हम देखो हम लोगों का एक जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। ठीक है, चैप्टर का नाम है ठीक भौतिक जगत। भौतिक जगत में ना सबसे पहली बात तो यही है कि इसके कुछ उदाहरण। भौतिक जगत का मतलब क्या हुआ कि वही सेम चीज़ है जो हम पिछले टर्न पे उदाहरण दिए थे। क्या था कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं भौतिक विज्ञान में, दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान कहाँ कहाँ यूज में आएगा। ठीक है, अब हम एक बेसिक बात पे आते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि भौतिक विज्ञान तो बहुत बोल रहे हैं, आखिर ये भौतिकी है क्या, भौतिकी क्या है। ठीक है, बहुत परेशान नहीं होंगे। ये सब जो नोट्स हम तुम्हें बता रहे हैं ना, ये सब जो चीज़ हम तुम्हें सिखा रहे हैं, ये सब तुमको ऐप पर, माई स्कूल के ऐप पर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं उन चीज़ों को। पहले बात करते हैं भाई भौतिकी क्या है। देखो दो चीज़ें हैं, एक होती किताबी बात। अगर हम किताबी बातों पर आए तो किताबी बात ये कहती है कि प्रकृति के नियमों को सुव्यवस्थित तरीके से जानना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कि प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं उनके नियम को जानना किस तरह से, सुव्यवस्थित तरीके से। अगर तुम्हें याद है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो 9 और 10 में हम लोग पढ़ते नहीं थे कि सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, वैसा तरीके से है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि प्रकृति में जितने भी नियम चल रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग जान भी चुके हैं या जो नहीं जान रहे, उन सब को ढंग से जानने की कोशिश करना या उनको सुव्यवस्थित तरीके से जानना ही क्या है बताओ, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, ये तो हो गई कैसी बात भाई, किताबी डेफिनेशन। ठीक है, तुमको हम पिछले टर्न पे ये बताए थे, किताबी डेफिनेशन मतलब परिभाषा। ठीक है, किताबी परिभाषा ये तो हो गई भाई। लेकिन हम पिछले टर्न पे तुमको ये सिखाए थे कि भौतिक विज्ञान जितना ज़्यादा तुम समझ के चलोगे ना उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। तो देखो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है, बहुत फेमस वैज्ञानिक, हम पिछले टर्न पे इनका भी नाम ले चुके थे, रिचर्ड फीनमैन। ठीक है, ये ना विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा दी है कि क्या होता है भौतिक विज्ञान, वो हम तुमको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, रिचर्ड फीनमैन की परिभाषा ही हम लोग को ये सिखाती है कि भौतिक विज्ञान को सीखने और समझने का तरीका कैसे रखेंगे हम लोग। देखो रिचर्ड फीनमैन की परिभाषा ना हम तुमको एक उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण, अरे गड़बड़ हो गया क्या, ये रुक जाओ सही कर दें। एक उदाहरण से समझाते हैं। ऐसे मान लो कि दो लोग हैं जो चेस का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे सामने कोई है और हम हैं, हम लोग ऐसे चेस का खेल खेल रहे हैं, बीच में से शीशा लगा है और शीशे के उस तरफ मान लो तुम बैठे हो। ठीक, अब हम लोग चेस का खेल खेले, तुमको बोला गया कि तुम बैठो और हम लोगों को देखो। ठीक है, चेस तो पता है ना, तो वही चेस का गेम जो शतरंज बोलते हैं ना, वही। अच्छा मान लो तुमको चेस आता है या नहीं आता, तुम एक बार को ये मान लो हमारे कहने पर कि तुमको चेस का कुछ नहीं पता, नियम, कौन क्या है, प्यादा क्या है, घोड़ा क्या है, हाथी क्या है, ऊंट क्या है, सब नहीं पता है मान लो। ठीक है, अच्छा अब मान लो हम लोग देख रहे हैं भाई, तुमको ऐसे दिखाया गया, हम दो लोग ऐसे गेम खेलना शुरू किए, बीच में से शीशा है, तुम सिर्फ हम लोगों को देख सकते हो, कुछ ना हम लोगों से बोल सकते हो और ना हम लोगों को बता सकते हो, ना कुछ हम लोग को डिस्टर्ब कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा काम है बस देखना। हम लोग अपना खेल खेल रहे हैं तो तुम देखना शुरू किए, तो तुम देखो पहली बार में क्या क्या सीख सकते हो। तुम देखोगे कि भाई सफेद ये खेल रहे हैं, काला हम खेल रहे हैं, या काला ये खेल रहे हैं, सफेद से हम खेल रहे हैं। दोनों लोग ऐसे खेल चालू किए, तुम देखे कि आगे 8 छोटे छोटे कुछ चीजें हैं जो लगातार सीधे चल रहे हैं।
तुम देखोगे कोई ऐसे घोड़ा जैसा मुंडी बना उसका, वो तो गजब ही चल रहा है, कैसे दो सीधा चल रहा है पहले, फिर टेढ़े मेढ़े कहीं मुड़ जा रहा है एक बार। तो तुम ये कुछ कुछ चीजें सीखे, फिर तुम चले गए उठ के, फिर तुम कुछ दिन बाद आए, फिर तुम दूसरा गेम देखे, तीसरा गेम देखे, चौथा गेम देखे, पांचवा गेम देखे, मतलब रोज आते हो तुम, खेल देखते हो, चुपचाप से चले जाते हो। मान लो 10-12 गेम तुम देख लिए। अब तुम हमें ये सोच समझ के बताओ कि जो तुम पहले गेम से सीखे थे कि हाँ भाई सैनिक सीधा चलता है, घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, और जो तुम 12वें गेम से रिजल्ट पाओगे उन दोनों में कुछ अलग होगा कि नहीं? क्या अलग होगा? वो हो सकता है, देखो 2 चीज़ हो सकती हैं। या तो तुम कुछ कुछ को गलत ही समझ लिए होगे, जैसे तुम ये समझ लिए होगे कि हाथी जो है वो टेढ़ा चलता है, जो कि अगर हम तुम्हें पता हो, अगर शतरंज का खेल तो वो सही है, तो तुम्हें पता ही होगा कि हाथी तो एक्चुअली में सीधा चलता है। लेकिन मान लो नहीं पता तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि हाथी सही में सीधा चलता है, लेकिन तुम पहले गेम से क्या सीखे थे कि हाथी तो टेढ़ा चल रहा है, तो ये बात तो गलत है। लेकिन ज़्यादा चांस है कि जब तुम 10-12 गेम देख लोगे तो तुमको ये बात पता चल जाएगी कि नहीं, हाथी जो है वो सीधा चलता है। फिर और ये हो सकता है कि तुम मान लो तुम ये सीखे कि जो सैनिक है वो तो सीधा चला, जो प्यादा सैनिक जो भी बोलते हैं वो सीधा चलता है, लेकिन मारता टेढ़े है। तो हो सकता है तुम ये पहली गेम में नहीं देखे थे। तुम मान लो पहला खेल देखते और तुरंत खेलने के लिए उतर जाते, तो इस बात के ज़्यादा चांस है कि तुम गलत मूव चलते, गलत चाल चल देते, और हो सकता है हार जाते। लेकिन जब तुम 12, 13, 15, 20, 50, 60, 70 गेम देख कर आओगे तो ये ज़्यादा चांस है कि तुम्हारी चाल, तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत एक्यूरेट हो जाए और तुम बहुत सही हो जाओगे। तो भौतिक विज्ञान यही है भाई। भौतिक विज्ञान क्या है ना, प्रयोग है, एक्चुअली में प्रयोगों पर आधारित है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर हम लोग प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश में रहते हैं, उतना बेहतर सीखते हैं, उतने हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उतनी हमारी बातें एक्यूरेट होती जाती हैं। ठीक है, तो रिचर्ड फीनमैन यही कहते हैं भाई कि कोई भी खेल जिसको उसको खेल से वो समझाएं, उसी तरीके से तुम भौतिक विज्ञान को समझो कि भौतिक विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है, कि कोई एक प्रयोग तुमको एक्यूरेट की तरफ नहीं ले आ सकता है। लेकिन हम लोग अगर प्रयोगों की सीरीज बढ़ा दें तो 2 बातें हो सकती हैं कि अगर हम लगातार प्रयोग करते जाएं, लगातार प्रयोग करते रहें, यंत्रों को मान लो सुधार है, जैसे पहले कुछ यंत्र यूज किए, वो यंत्र और सही हमको मिल सकता है, तो मान लो नया अच्छा यंत्र लिए जो ज़्यादा एक्यूरेट बात बताता है, उससे हम प्रयोग को बढ़ाते रहें, ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ा दिए, ज़्यादा ध्यान से कर रहे हैं प्रैक्टिकल को अगर उस प्रयोग को, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये बात कि तुमको नए परिणाम मिल सकते हैं कि पहले जो प्रयोग किए थे उनसे एकदम अलग ही नया परिणाम मिल गया। ठीक है, या ये हो सकता है कि तुम्हारे उन परिणामों में सुधार हो सकता है। परिणामों है भाई, परिणामों में सुधार। इन दोनों का उदाहरण हम तुमको दे दिए हैं। जैसे शतरंज का खेल हम लोग जब देख रहे थे तो पहली बार हम क्या सीखे थे कि जो हम लोग का घोड़ा है वो टेढ़ा चल रहा है, घोड़ा नहीं सॉरी हाथी जो है वो टेढ़ा चल रहा है। लेकिन 12वां गेम देखते देखते तक हमको ये समझ में आ गया था कि नहीं, हाथी टेढ़े नहीं चलता है, हाथी कैसे चलता है, सीधा चलता है। तो देखो हम लोग को नए परिणाम मिल गए कि नहीं, सही है। पहला गेम हम लोग देखे थे तो हम लोग को समझ में आ गया था कि जो सैनिक है वो एक एक कदम आगे चलता है। लेकिन 10वां 12वां गेम देखते देखते तक हम लोग को समझ में आ गया था कि नहीं, चलता तो सीधा है लेकिन मारता कैसे है, टेढ़े। तो देखो हमारे परिणामों में सुधार भी आ गया कि नहीं। तो ऐसी ही चीजें हैं, ठीक है, कि जितना ज्यादा हम लोग प्रयोग करते जाते हैं उतना हमको नए परिणाम या परिणामों में सुधार मिलता जाता है और हम लोग उस नियम को बहुत सही बनाते चले जाते हैं, वो चीज और सही होती चली जाती है। ठीक है, इसका हम एक तुमको उदाहरण देते हैं। जैसे ऐसे सोचो कि हम लोगों को ये बात तो पता है ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक उसमें कौन कौन मिलता है? तो उसमें प्रोटॉन मिलता है और क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो नाभिक में क्या क्या मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिला। बोले हाँ सर सही बात है। लेकिन जानते हो ये चीज ना एक साथ ऐसे नहीं आ गई कि डायरेक्ट ये पता चल गया, इसमें भी बहुत जुगाड़ लगाया गया था। क्या जुगाड़ था वो हम तुमको समझाते हैं। सबसे पहले ना जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक आए थे। हम एक एक वर्ड से तुमको ये बता रहे हैं बस। जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक आए, वो प्रयोग किए और उनको पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो वो रैंडम फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर
इनके प्रयोग के आधार पर कुछ सुधार करके कौन प्रयोग किए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ये बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रोटेट करता रहता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, नाभिक न्यूक्लियस एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, फिर रदरफोर्ड में भी कुछ कुछ गलतियां थी, उन गलतियों को सुधार करते हुए कौन आए बताओ? बोर आए, ठीक है। तो बोर ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है लेकिन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जहां ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है और लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए वो उस वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है। तो तुम क्या देखे यहां से कि थॉमसन कुछ बोले, उनके प्रयोग को कुछ सुधार करके कौन बोले? रदरफोर्ड। और फिर रदरफोर्ड को सुधार के और फिर क्या आया? बोर मॉडल आया, बोर का परमाणु संरचना आया, ठीक है। देखो फिर हम लोग को बाद में, अब हम लोग और आगे क्लासेस में, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो भी सही नहीं है, वो आगे फिर हम लोग क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो हायर क्लासेस में वो सब चीजें, ठीक है। तो ये तुम समझो कि जो हम तुम्हें यहाँ सिखा रहे, देखो यहाँ ये इसका एक एकदम अच्छा उदाहरण है कि भाई कोई भी प्रयोग अंतिम नहीं होता है। फिजिक्स में ना, भौतिक विज्ञान में कुछ भी फिक्स नहीं है कि हाँ ये हम चीज कर दिए अब यही हमेशा रहेगा, उसमें और प्रयोग किया जाता है। हम लोग फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि अगर कुछ और अच्छा उदाहरण मिला, कुछ और नए परिणाम मिले तो हम लोग तुरंत उस पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो देखो यही होता गया कि जब थॉमसन ये बात बोले थे तो बहुत बड़ी बात थी, तो इनको माना गया था कि हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं। फिर कुछ और आया अच्छा, तो फिर रदरफोर्ड को अच्छा बोल दिया गया। फिर बोर आया तो हम लोग बोर के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो भौतिक विज्ञान इसी तरीके से कि प्रयोग है, परिणाम है, नए प्रयोग नए परिणाम मिलेंगे या फिर परिणामों में सुधार मिल जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखना। देखो अब ना भौतिक विज्ञान के कौन कौन से भाग हैं उस पे बात करते हैं। भौतिक विज्ञान, देखना सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की ना, तो भौतिक विज्ञान के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, इसको इंग्लिश में देखते हैं हम लोग एक बार, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। फिर क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, देखो ध्यान देना एक बार, हम लोग के 11-12 में ना हम लोग का भौतिक विज्ञान का बस 2 ही पार्ट है। तो क्या आगे भी इतने ही 2 पार्ट हैं? बोले नहीं, जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुमको बहुत सारी अलग चीजें मिलेंगी। एक रिलेटिविस्टिक होता है, मतलब सापेक्षिक विज्ञान होगा भौतिक विज्ञान, फिर एक होगा क्वांटम विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सब अलग कहानी है। देखो पहले हम लोग 11-12 की बात करते हैं भाई। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा क्या? पुराना भौतिक विज्ञान, ठीक है। पुराना भौतिक विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो भौतिक विज्ञान शुरू में एकदम स्टार्टिंग में जो फिजिक्स आई थी ना, वो क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स थी, ठीक है। ये क्या है? ये है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान, ठीक है। आधुनिक भौतिक विज्ञान है ये। देखो सुनो ध्यान से, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि पुराना भौतिक विज्ञान है। पुराना जो न्यूटन के लॉज वगैरह है ना, उन सबको हम लोग क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तुम्हें हम ये बात बता रहे हैं, बार बार ध्यान सुन लो अच्छे से, कि 11-12 में हम लोग के सिर्फ 2 ही पार्ट है। हायर क्लासेस में जाके तुमको ये पता चलेगा, जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई, क्लासिकल फिजिक्स भी हर जगह नहीं लगता है, बहुत जगह ये फेल हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स तुमको ये 12 में मिलेगा केवल, बाकी सब जगह हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 3-4 चैप्टर का समूह है पूरा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान दो एक बार, तो ये क्लासिकल फिजिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब देखो अगर हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें ना, तो भौतिक विज्ञान को
कणों के आधार पे भी ना दो भाग में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान दो भाग में बटा हुआ है। ये दो ब्रांच हम लोग तोड़ रहे हैं किसके आधार पर? ये जो है ना, ये कणों के आधार पर इसको दो भाग में तोड़ रहे हैं, कणों के आधार पर, ठीक है। ये कणों के आधार पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसका पहला पार्ट जो है वो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक में थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। अगर हम बोले माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब समझ लो बस ना, हिंदी इसको समझने के अगर हम लोग ध्यान दें तो बस इसका हिंदी समझ लो। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी हो, बहुत छोटा, ठीक है। और मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। भौतिक विज्ञान में अगर बहुत छोटी चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो साथ ही साथ में हम लोग बहुत बड़ी चीज के बारे में भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम होता है कि नहीं, ठीक है। देखो कितना कम है। बोले जीरो लग की जीरो, अगर मान लो इसको तुम लगभग इसको 10 बोल दिए तो ये लगभग 10 की घाते -30 किलोग्राम हुआ कि नहीं। मतलब 0 लगा के फिर 0 कई दिन तक 0 फिर 1 लिखते हैं और फिर जाके क्या लिखते हैं? किलोग्राम। तो बहुत छोटा हो गया कि नहीं। और हम लोग विश्व की भी बात करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारों का समूह, मंदाकिनी, इन सब की भी बात करते हैं। तो अगर हम विश्व के हिसाब से सोचें तो हम लोग अपने जहां तक हम लोग विश्व को जान पाए हैं जितनी दूरी तक, उतनी दूरी का ज्ञात विश्व का ना द्रव्यमान भी निकाला गया है और उसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 10 की घाते 55 किलोग्राम होता है। तो तुम ध्यान दे रहे हो इस बात पे? देखो कितने छोटे से हम लोग कितने बड़े तक की बात करते हैं। तो हम लोग भौतिक विज्ञान में ना अगर किसी बहुत छोटे चीज की भी बात करते हैं तो साथ ही साथ में हम लोग बहुत बड़े चीज की भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं हम तुमको इस पे। सबसे बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं ना। जैसे उदाहरण नंबर 1, मान लो बात करते हैं हम लोग किसकी? दूरी की। देखना सुनना ध्यान से। माइक्रो और मैक्रो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे देखो, माइक्रो और मैक्रो रट लो, बस इनकी वैल्यू रट लो। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। देखो तो दूरी के उदाहरण, पहले माइक्रोस्कोपिक का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक में अगर हम जाए ना तो हम लोग 10 की घाते -14 मीटर या इससे भी कम दूरी देखो 10 की घाते अरे दूरी नहीं लिख पा रहे, 10 की घाते -14 मीटर या इससे भी कम, मतलब इतनी छोटी वैल्यूज भी होंगी ना, वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको पता लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 10 की घाते -14 मीटर कहाँ मिलता होगा? तो सीधी बात है भाई, ये ना न्यूक्लियस नाभिक के अंदर होता है। मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब के बीच की दूरियां होती हैं, ठीक है। तो ये परमाणुवीय या नाभिकीय दूरियों में देखा जाता है। बोले सर ठीक है। अच्छा, ये तो माइक्रो की बात हो गई भाई। अगर मैक्रो की बात करें ना तो हम लोग 10 की घाते 26 मीटर या इससे भी ज्यादा दूरियों का प्रयोग करते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि सर ये कहाँ देखते हैं? तो ये समझ लो ना, ज्ञात विश्व की लंबाई है। ज्ञात विश्व की लंबाई क्या? दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्ञात विश्व की दूरी मतलब जहां तक हम लोग विश्व को जान पाए हैं कि भाई कितना बड़ा विश्व है, तो उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की जो दूरी है ना, वो लगभग 10 की घाते -26 मीटर के आसपास की होती है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो सुनो ध्यान से, अब विश्व में क्या क्या आता है? विश्व में देखो सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम लोग मंदाकिनी तक को लेके चलते हैं, मंदाकिनियों सहित। अब ये मंदाकिनी क्या होता है?
मंदाकिनियों। मंदाकिनी मतलब ना तारों का समूह होता है। जैसे तुम अगर टीवी वगैरह में कई जगह देखे होगे, पिक्चर वगैरह में, तो मंदाकिनी का समूह, देखो फिगर भी दिखा देते हैं यहाँ पर, यहाँ कहीं फिगर आ रहा होगा वो देख लो कि मंदाकिनियों का समूह, जैसे बहुत सारे तारे होते हैं, उन तारों के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं, मंदाकिनी बोल देते हैं। ठीक है, तो तारों के समूह को ये सब लेते हुए जितना विश्व हम लोग जानते हैं ना, उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड तक की दूरी जो होती है वो लगभग 10 की घात 26 मीटर होती है। ठीक है, तो ये बात किसकी हम लोग कर लिए, दूरी की। चलो अब देखो, अब सोचो भाई, दूरी अगर इतना कम पॉसिबल है तो समय भी बहुत कम संभव हो सकता है कि नहीं। और जब दूरी बहुत ज्यादा होगा तो समय भी बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग 9 की बात करें, कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 में हम लोग पढ़े होंगे कि भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये पढ़े हैं क्या? तो देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो अगर दूरी बहुत कम होगी, लगभग चाल को हम लोग नियत मान लो, तो अगर चाल नियत हो गया, दूरी बहुत कम रखेंगे तो लगने वाला समय भी बहुत कम होगा कि नहीं। और अगर दूरी हम लोग बहुत ज्यादा रख दिए तो समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। बोले हाँ सर, सही बात है। तो इस तरह से जब देखा गया ना, 10 की घाते -22 सेकंड, देखो बहुत छोटा नंबर हो गया कि नहीं। बोले कैसे लिखेंगे इसको, तो बोले 0.000000 कई दिन तक 0 और फिर 1 आएगा। और अगर हम बड़े की बात करें तो बड़े लगने वाले टाइम में कितना हो जाएगा, 10 की घाते 18 सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 फिर 0.0000 कई दिन तक 0 और फिर आएगा सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो देखो सिंपल बात हो गया भाई कि अगर हम माइक्रो की बात करें, देखो कितना कम समय है, और मैक्रो की बात करें, देखो कितना ज्यादा समय है कि नहीं। तो हम लोग भौतिक विज्ञान में ना दोनों चीजों की बात करते हैं, कम समय की भी और ज्यादा समय की भी। चलो ठीक है यहाँ तक। अब एक और उदाहरण देखते हैं भाई, किसके बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। वैसे ये तो उदाहरण हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। देखो द्रव्यमान बहुत कम की अगर हम बात करें ना, तो ये होता है 10 की घाते -30 किलोग्राम। फिर दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सर ये कब हो सकता है। तो फिर हम तुमको बताए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम होता है। और अगर हम इसको लगभग 10 लिख लें तो देखो 10 गुणे 10 की घाते -31, तो ये 1 घात हुआ कि नहीं। तो अगर हम घात को देखें तो 1 - 31 कर लेंगे तो 10 की घाते 1 में से 31 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -30 आ रहा है कि नहीं। तो लगभग 10 की घाते -30 किलोग्राम हुआ कि नहीं। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कई बार बात करेंगे, कई सारे पाठ में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब कि 10 की घाते -30 किलोग्राम ये हमारे काम का हो जाएगा। अच्छा, और बड़े लेवल पे बात करें तो बहुत छोटी बात हो गई। बहुत बड़ा देखें हम तो 10 की घाते ना 55 किलोग्राम तक हम लोग जाते हैं। अब ये क्या है, तो ये है ज्ञात विश्व का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब जितना विश्व हम लोग जानते हैं उसका गुरुत्वाकर्षण विधि से हम लोग निकालते हैं कि 10 की घाते 55 किलोग्राम लगभग विश्व का द्रव्यमान आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जाके पाठ में जब हम लोग ये गुरुत्वाकर्षण पाठ पढ़ेंगे तो वहां हम तुमको सिखाएंगे कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बात हो गई भाई। तो देखो हम तुमको उदाहरण समझाएं क्या, कि भौतिक विज्ञान में अगर हम लोग बहुत छोटी चीजों की बात करते हैं ना, तो साथ ही साथ हम लोग बहुत बड़ी चीजों की भी बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी के साथ साथ हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी चलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है इन सब चीजों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ में एक और चीज है वो हम तुमको समझाते हैं, मूल बल के बारे में। देखो मूल बल क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो हेडिंग टाइप का लिख लेना है, प्रकृति में मूल बल। देखो समझते हैं इस चीज को भाई, प्रकृति में कौन कौन से मूल बल होते हैं वो देखना। देखो प्रकृति में ना 4 मुख्य प्रकार के बल होते हैं।
4 मुख्य बल। अच्छा, वैसे होने को तो कई तरह के बल होते हैं, लेकिन 4 मुख्य बल होते हैं, ठीक है। अब मेन बात यह है कि सर ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग बल के बारे में समझते हैं कि बल है क्या चीज़, ठीक है। देखो सुनो, जैसे बल को सोचो, अगर हम बात करें बल के बारे में ना, तो हम तुमसे पूछे कि चलो बल की परिभाषा दो, तो देखो बल को ना हम लोग समझ सब लोग रहे हैं कि कोई चीज़ अगर खींचना हुआ, कोई चीज़ धक्का देना हुआ, कोई चीज़ फेंकना हुआ, या कोई चीज़ रोकना हुआ, या कोई चीज़ दबा के तोड़ना हुआ, ये सब जगह बल चाहिए होता है। तो ये तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ सर ये है बल। लेकिन हम पूछे कि नहीं, बल की परिभाषा दो, तो वो बहुत टफ सा लगने लगता है कि बल की क्या परिभाषा दें, तो समझ में नहीं आता है। अच्छा, कितना टफ हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब बल को परिभाषित करने की बात आई ना, अरस्तु नाम के एक दार्शनिक थे, बहुत विचारक अच्छे थे, वो विचारक मतलब बहुत महान विचारक थे, वो अरस्तु भी ना बल की सही परिभाषा नहीं दे पाए। तो बल की सही परिभाषा कौन दिया? बल की सही परिभाषा दिए थे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम अगर तुम सुने हो तो न्यूटन के द्वितीय नियम में वो बल की सही परिभाषा दी है। तो ये बात हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि भाई बल जो है वो किसी चीज़ को खींचने, रोकने या फेंकने या किसी चीज़ को मोड़ के तोड़ने ओड़ने के काम में आता है, बल है, ठीक है। बल के बारे में पूरा हमारा एक चैप्टर ही, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई प्रकृति में कितने तरह के बल पाए जाते हैं। तो 4 मुख्य प्रकार के बल होते हैं केवल, ठीक है। उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला, अभी बस नाम समझ लो, हो सकता है कुछ नाम तुमको अच्छे से क्लिक कर जाए, हो सकता है कुछ नाम पहली बार सुन रहे हो, बस ढंग से देख लो। ये सब पूरा चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। और लास्ट चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल। देखो, तो पहला क्या हम लोग देखें भाई, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर बल तो हम लोग और भी कई प्रकार के देखते हैं। अच्छा, जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों नाभिक शब्द समझो, ठीक है। नाभिक शब्द से हम लोग को क्या समझ में आया कि ये दोनों बल नाभिक के अंदर लगते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर लगते हैं। बाकी यही 2 बल है जो हम लोग हर जगह देखते हैं। ये 2 बल तो नाभिक के अंदर ही चले गए, तो यही 2 बल ही हम लोग हर जगह देखते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर श्यान बल होता है, सर घर्षण बल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि सर हम लोग अपने हाथ से भी कुछ बल लगाते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो हम इस बोर्ड को ऐसे दबाएं, देखो यहाँ पे भी हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, सोचो अगर मान लो जैसे हम इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दें, तो देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, देखो तुरंत ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जा रहा है। लेकिन अगर हम इस मार्कर को अपने इस हाथ पर छोड़ दें, तब तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये यहीं क्यों बना हुआ है? तो इसके ऊपर अभी भी नीचे की तरफ बल लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन हमारा हाथ कुछ बल लगा के इसको रोक लिया, तो हमारा हाथ इस पर जो बल लगाया वो भी एक तरह का बल हुआ। ऐसे कई तरह के बल होते हैं, लेकिन उन सब को ना इन्हीं 2 बल में बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखो नाभिक के बाहर तो केवल 2 ही बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक विद्युत चुंबकीय बल, बाकी ये दोनों तो नाभिक के अंदर ही लगते हैं। ये बात क्लियर है? चलो अब थोड़ा बहुत सबके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखना तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट है हम लोगों का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। देखो सुनना ध्यान से, पहली बात गुरुत्वाकर्षण बल ये एक ऐसे तरह का बल है जो हमेशा 2 अलग अलग
वस्तुओं के बीच में लगता है जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये हमेशा द्रव्यमान वाले दो चीज़ों के बीच में लगेगा। मतलब एक द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, एक द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है, और इनके बीच में अगर कुछ दूरी है तब ये इन पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं पे लगता है। अच्छा, ये ना एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं, ऐसे इधर इधर ऐसे खींच रहे होंगे, सदैव आकर्षण का बल होता है। सही बात है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, जैसे अगर तुम ध्यान दो, अगर देखो इसके कुछ उदाहरण है, क्या बोले, इसके बहुत उदाहरण हैं। सीधे से एक उदाहरण तो हम लोग के पास खुद ही है कि भाई अगर हमारा अर्थ है ये, और इस अर्थ के अराउंड, अरे गड़बड़ बन गया क्या ये, रुक जाओ, सही से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अर्थ हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के किनारे किनारे चंद्रमा घूम रहा है, तो जो चंद्रमा घूमने का कारण है ना, वो भी गुरुत्वाकर्षण ही है। जैसे कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है बार बार कि सर ये बताइए, जब पृथ्वी चंद्रमा को खींच रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी पर ही क्यों नहीं गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसका कारण हम लोग जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण पाठ जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। बस अभी तुम क्या समझ लो कि भाई चंद्रमा पृथ्वी से बंधा हुआ है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। अगर 2-3 सेकंड के लिए भी ना, 2-3 क्या, अगर कुछ सेकंड के लिए भी गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए ना, तो तुरंत चंद्रमा छोड़ के पृथ्वी को चला जाएगा, ठीक है। तो भी पृथ्वी पर नहीं आएगा, छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। वो सब कैसे होता है सब समझ में आएगा, बताएंगे उसके बारे में। तो ये तो चंद्रमा की बात हो गई भाई। जो सन है, जो हम लोग की पृथ्वी है, वो भी सूर्य का चक्कर लगा रही है कि नहीं, वो भी किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। मतलब हम लोगों के आसपास बहुत सारी चीजें इसी तरीके से हैं। जैसे एक और अगर हम बात करें तो देखो, ये मार्कर इस मार्कर पे बल लगा रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो इसका भी कुछ द्रव्यमान है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। देखो बीच में कुछ दूरी है, ये दूरी है ना, तो ये इस पर बल लगा रहा होगा और ये इस पर बल लगा रहा होगा। लेकिन तब तो दोनों तो हम लोग, दोनों को तो फोर्स हम लोग फील ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो जैसे मान लो, ये तुमको समझना है, जैसे मान लो हम बोले चुंबक, मान लो हम 2 चुंबक लिए, अब ये 2 चुंबक हम पास पास रखते ही तो या तो वो खींचना शुरू कर देता या तो दूर फेंकना शुरू कर देता। हम लोग वो वाला बल अनुभव करते हैं, क्योंकि हमको या तो रोक के रखना पड़ता है या तो दूर खींचना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखो, ये इस पर बल हम चाहे जितना भी पास लेके आए, दूर लेके जाएं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इस पर बल लग रहा है, तो अनुभव तो हो ही नहीं रहा, हम लोग तो फील तो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये सबसे दुर्बल बल है। सबसे दुर्बल बल का मतलब, सबसे दुर्बल का बल का मतलब हुआ कि जो चारों पढ़े ना अभी हम लोग, उन चारों में सबसे कमजोर वाला ये फोर्स है। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर तब यहाँ हम लोग क्यों बोलते हैं बार बार, यहाँ इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि द्रव्यमान पृथ्वी का बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, चंद्रमा का भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत बड़ा बल लगता है, ठीक है। सूर्य का भी द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा लगता है बल। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग पृथ्वी पर ऐसे खड़े हैं, यहाँ वाला आदमी पृथ्वी पर ऐसे खड़ा होगा, यहाँ वाला जो आदमी है वो पृथ्वी पर ऐसे खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से मान लो, यहाँ वाला जो आदमी होगा वो पृथ्वी पर ऐसे खड़ा है। तो ये इस तरह से ऐसे टिका हुआ है क्योंकि पृथ्वी लगातार इस पर बल लगा रही है, ठीक है। जैसे हम हैं या ये जो मार्कर है, देखो जैसे हम छोड़ रहे हैं ये तुरंत नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो देखो ये बल अनुभव कर रहा है, बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो जब अगर किसी चीज का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा ना, तब ये बल हम लोग अनुभव करते हैं। लेकिन अगर दोनों चीज का द्रव्यमान बहुत कम हो जाए तो ये बल एकदम सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। ये सब हो गई बात, चलो अच्छा, ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। अब देखो अगली बात है किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। देखना विद्युत चुंबकीय बल, अब इसके बारे में बात करते हैं भाई। विद्युत चुंबकीय बल जो होगा ना, ये 2 आवेशों के बीच में लगता है ऐसे। जैसे अगर हम यहाँ कोई आवेश रख दिए, यहाँ कोई आवेश रख दिए, तो ये इस तरीके से लगता है।
अच्छा, इनके बीच की अगर हम बात करें, ये सब कुछ चीजें हल्की हल्की कम समझ में आएंगी, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि खूब डिटेल में अलग अलग पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बातें पता हैं, जो बातें पता है उनको हम हल्का फुल्का रिवाइज करा दे रहे हैं, जैसे प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, ये हो गया है क्या, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस प्लस। देखो, सुनना ध्यान से, देखो इन दो की बात करें, जब भी ना दो समान आवेश होंगे, समान आवेश, तो उनके बीच में क्या होता है बताओ, ये तो पढ़े हुए हैं, बताओ इसको ध्यान से। अगर कोई भी समान आवेश, दो समान आवेश रख दिए, मतलब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है, दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो समान आवेश होंगे, तो उनके बीच में जो बल होता है वो कैसा लगता है बताओ, आकर्षण कि प्रतिकर्षण, तब तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है, मतलब ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ठीक है, अगर ऐसा हुआ विपरीत चिन्ह या विपरीत आवेश, अगर हम बात करें विपरीत आवेश, ठीक है, अगर विपरीत आवेश होगा तो उस केस में क्या होगा, तो बोले तब उस केस में जो बल होगा वो आकर्षण का लगता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात हुई। देखो पिछली बार हम ऐसी कोई बात नहीं कहते, गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर एक द्रव्यमान है, दूसरा द्रव्यमान है, तो इन दोनों के बीच में हम तुमको आकर्षण दिखाए थे कि ये इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, धीरे धीरे पास आ जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे मार्कर है, नीचे अर्थ हुआ, तो हम जैसे इस मार्कर को छोड़ रहे हैं, तुरंत देखो नीचे की तरफ मूव कर जा रहा है कि नहीं, देखो तुरंत देखो नीचे गिर रहा है ऐसे तुरंत, तो देखो क्या हो रहा है कि इस पर बल लगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसी कहानी है। तो ये हो गया भाई विपरीत आवेश आकर्षण और समान आवेश तो प्रतिकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है। अच्छा, ये ना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बल जो भी बोल सकते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बोले, नहीं, उन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, ठीक है। अभी हम लोग जब इसका कंपेयर करने के लिए पूरा टेबल बनाएंगे ना, तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखते रहो, सुनो ध्यान से। अब एक साथ बात करते हैं किसकी, प्रबल नाभिकीय बल की, प्रबल नाभिकीय बल व दुर्बल नाभिकीय बल। देखना, इन दोनों पे आते हैं भाई। अब देखो, फिलहाल ना इतना समझ लो कि ये दोनों बल जो हम सिखाए थे वही बात है कि ये दोनों बल जो हैं नाभिक के अंदर लगते हैं, नाभिक के अंदर, ठीक है। अब नाम से ही क्लियर है कि ये वाला स्ट्रांग बल है, मतलब स्ट्रांग फोर्स है, ये वाला वीक फोर्स है। तो ये प्रबल बल है और ये दुर्बल बल है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो ये इस तरह से है, ठीक है। चलो देखो, देखो टेबल बना लेते हैं एक बार। पहला है हम लोगों का क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब आगे आ रहे हैं दूसरा, देखना दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, फिर अगला है प्रबल नाभिकीय बल, फिर देखना, फिर अगला है हम लोगों का क्या, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। इतनी चीजें हैं भाई हम लोगों के पास, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। थोड़ा ध्यान देते हैं एक बार। क्या हम बताएं कि भाई ये दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच में लगता है। एक द्रव्यमान है, मान लेते हैं m1, एक द्रव्यमान है m2, ठीक है।
तो इनके बीच में एक दूसरे को एक खींचने का बल काम कर रहे होंगे। ये इसको इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो M2 है वो इस M1 पे इधर का फोर्स लगाएगा और ये जो M1 है वो इस M2 पर इधर का बल लगाएगा, ठीक है। ये बल कैसा होता है, तो बोले सदैव आकर्षण का बल, ठीक है। सदैव आकर्षण का बल होगा, ठीक है। ये इस तरह से हुआ। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरी बात ही करेंगे अगर, तो ये सबसे दुर्बल बल होता है, ठीक है। सबसे दुर्बल होता है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये होने का रीजन ही है, इसी के थ्रू हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। जैसे कि जो सन है वो रुका हुआ है, उसके किनारे किनारे से अर्थ घूम रहा है, अर्थ रुका हुआ है, उसके किनारे किनारे सब कुछ चीजें घूम रही। कौन सी चीजें? चंद्रमा, जो जितने भी उपग्रह हम लोग भेजते हैं, जितना हम लोग मैच वैच देखने के लिए या कॉल करते हैं, तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना, वो इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी के किनारे किनारे घूमते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक की तो बात हो गई भाई। विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम बात करें तो भाई दो आवेश होते हैं, एक होता है Q1, एक होता है मान लेते हैं Q2, ठीक है। ये बल दोनों तरह का हो सकता है, मतलब आकर्षण भी हो सकता है बलों के बीच में, और उन्हीं बलों के बीच में प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। आकर्षण व प्रतिकर्षण। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। मतलब मजबूत तो है लेकिन उनमें से कोई एक है, मतलब सबसे मजबूत नहीं है। मतलब इन चारों के देखो, यहाँ चारों तो बनाए, वो तुम साफ साफ बात कर सकते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सही बात है, लेकिन किससे स्ट्रॉन्ग है? गुरुत्वाकर्षण से और दुर्बल से। लेकिन किससे कमजोर है? प्रबल नाभिकीय बल से। मतलब इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत प्रबल बल की बात करें कि कौन है जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है, तो इसकी ताकत सबसे ज्यादा है। उससे कम किसकी ताकत है? इसकी। फिर उससे कम ताकत किसकी है? दुर्बल नाभिकीय बल की। और सबसे ही गरीब है बेचारा कौन? गुरुत्वाकर्षण। गरीब नहीं है, मतलब ये भी तो बहुत काम का है हम लोगों का, लेकिन इन चारों में सबसे कमजोर ताकत किसकी है? गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल, चलो ध्यान देना, थोड़ा नाभिक के अंदर चलते हैं ना, तो ये तो या ख्याल रखना तुमको कि ये नाभिक में लगता है। चलो नाभिक पे ध्यान देते हैं भाई। याद करो नाभिक में क्या मिलता है हम लोगों को? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें मिलती हैं। मतलब केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलता है हर जगह, ठीक है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोचो प्रोटॉन कैसा धनात्मक आवेश होता है कि नहीं? अब सोचो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन जो पास पास में है, इन दोनों पर तो बल लगेगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, और ये भी पढ़े थे कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तब तो ये इसको दूर भेजना चाहेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अंदर क्या लग जाता है? यहाँ अंदर लगता है न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। मतलब अगर मान लो हम क्या लिए? प्रोटॉन प्रोटॉन। अगर मान लो हम क्या ले लिए? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर मान लो हम क्या ले लिए? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर मान लो हम क्या ले लिए? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तुम ऐसा समझ लो कि ये न्यूक्लियर जो फोर्स है ना, न्यूक्लियस फोर्स मतलब प्रबल नाभिकीय बल, ये इन सब में कोई भेदभाव नहीं करता कि अरे तुम्हारे पास तो आवेश है, अरे तुम्हारे पास आवेश नहीं है क्या, अरे इन दोनों पे आवेश नहीं है, इसमें एक पे है एक पे नहीं है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करता है। सब पर समान प्रबल नाभिकीय बल लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पर अलग अलग लग गया। अगर दूरी समान है तो सब पर जो बल होगा वो क्या होगा? समान लगेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे दुर्बल बल, अच्छा ये कहाँ तक संभव है? अगर हम इसकी बात करें ना तो ये अनंत दूरी तक संभव है, ठीक है। अनंत दूरी तक संभव, अनंत दूरी तक संभव। देखो सही बात है, क्योंकि हम लोग इसमें तो बहुत दूर दूर तक लगाते हैं। देखो किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की, बहुत दूर दूर तक की बात कर रहे हैं। अनंत दूरी तक संभव। सिमिलर तरीके से हम लोग विद्युत चुंबकीय में भी बोल सकते हैं कि ये भी अनंत दूरी तक संभव, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। देखो बहुत दूर दूर तक दोनों लग रहा है, तो ये दोनों कैसे फोर्स है? ये दोनों बल जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये किस में लग रहा है बताओ? नाभिक में। तो ये जो है ना, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम
दूरी तक संभव, बहुत कम दूरी तक संभव होता है, क्योंकि सही बात है ना, नाभिक में लग रहा है तो बहुत कम दूरी तक होगा। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, दुर्बल नाभिकीय बल की। इसके लिए भी वही बात कि ये भी कहाँ लगता है, नाभिक में लगता है। ये तुमको ना सबसे कम समझ में आएगा अभी, ये 12th में जाके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। नाभिकीय भौतिकी नाम का एक चैप्टर है, वहां पे हम इसके बारे में खूब अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। देखो, इसी की वजह से क्या होता है, बीटा क्षय का यही कारण है, ठीक है। बीटा क्षय का कारण, बीटा क्षय क्या होता है, बस तुम इतना समझ लो कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदले या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन बदल जाता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, तो उस तरह की चीजों में हम क्या बोलते हैं, बीटा क्षय बोलते हैं। और बीटा क्षय किसकी वजह से होता है, दुर्बल नाभिक की वजह से होता है, दुर्बल नाभिकीय बल की वजह से होता है। अब चूंकि ये भी नाभिक में लग रहा है, इसलिए ये भी बहुत कम दूरी तक लगता है, ठीक है। बहुत कम दूरी तक संभव, यहां तक बात क्लियर है क्या। बस देखो, ध्यान से समझो इस चीज को, जितने भी बल है ना, इन सारे बल को सिर्फ 4 बल में बांटा जा सकता है, और ये 2 बेचारे तो नाभिक में लगते हैं। मतलब दुनिया भर में जितने भी बल है ना, वो बस ये 2 तरह के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुम्बकीय। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो, जो हम ताकत की बात कर रहे थे वो लिख भी लेते हैं भाई। अगर हम बोले कि चलो ताकत को समझाओ, तो सबसे ताकतवर कौन है, सबसे ताकतवर होता है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। ये सबसे ताकतवर है। उससे बाद किसकी ताकत है, इसके बाद ताकत होती है विद्युत चुंबकीय बल की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किसकी ताकत होती है, इसके बाद ताकत होती है दुर्बल नाभिकीय बल की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किसकी ताकत होती है, तो इसके बाद ताकत होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। देखो, हम लोग को समझ में भी आ गया भाई ये। अगर हम ताकत पे ध्यान दें तो सबसे ज्यादा ताकत किसकी है, प्रबल नाभिकीय बल की, फिर विद्युत चुम्बकीय बल की, फिर दुर्बल नाभिकीय बल की, और सबसे कमजोर जो है वो कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। यहां तक की बात हो गई। तो देखो, हम तुमको ये सारी चीजें सिखा दें किसके बारे में, प्रकृति में मूल बलों के बारे में। चलो अब देखो भाई, आखिरी टॉपिक समझना। आखिरी टॉपिक क्या है हम लोगों का, आखिरी टॉपिक है कि हम लोग इतना जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें आगे क्या सीखा जा रहा है। जैसे तुम्हें ये तो पता होगा ना कि लोग अभी भी भौतिक विज्ञान में बहुत सारा रिसर्च चलता रहता है, बहुत सारी चीजें खोज की जा रही हैं। बोला कि हाँ सर सही बात है, खोज तो की जा रही है। तो किस चीज को खोजा जा रहा है या क्या खोजा जा रहा है, तो सुनना सब। देखो, हम लोग ना यूनिफिकेशन कर रहे हैं। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण। बस ये समझ लो कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हम लोग एकीकरण करना चाह रहे हैं। एकीकरण का मतलब कि हम लोग एक फॉर्मूला खोज रहे हैं, एक ऐसा सूत्र खोज रहे हैं जिससे हम लोग सब कुछ बता दें। समझना इस चीज को, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे शुरू में जब खोजा गया विद्युत के बारे में कि हाँ यार तार ले लिए, करंट फ्लो कर रहा है, ये सब हो रहा है, तो विद्युत के बारे में खोजा गया। फिर चुंबक के बाद देखा गया आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो दोनों को ना अलग अलग समझा गया। लोगों को लगा कि विद्युत अलग फील्ड है, चुंबक अलग फील्ड है। लेकिन मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक आए और वो ये बता दिए कि नहीं, विद्युत और चुंबक एक ही चीज से जनरेट होकर निकल रही है चीजें। तो उसको हम लोग फिर क्या नाम दे दिए, विद्युत चुंबकीय। तुम इसके नाम से पढ़ोगे भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो प्रकाश देख रहे हैं ना, वो एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो मैक्सवेल क्या बताया कि भाई विद्युत और चुंबक एक ही है, तो विद्युत चुंबकीय नाम से हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि गुरुत्वाकर्षण एकदम अलग चीज है, विद्युत चुंबकीय बल एकदम अलग चीज है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि एक ही फॉर्मूला सेट हो जाए गुरुत्वाकर्षण के लिए भी और विद्युत चुंबकीय बल के लिए भी। इस पे बहुत काम किए, आइंस्टीन भी खूब काम किए, और एक हम लोग के रिसेंट अभी वैज्ञानिक की डेथ हो गई, स्टीफन हॉकिंस, शायद नाम सुने हो तुम। तो स्टीफन हॉकिंस भी यही चीज खोज रहे थे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं, कि एक ऐसा सूत्र जिससे हम सब कुछ बता दें, सब कुछ। एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन, की यूनिफाइड कर दिया कि भाई एक फॉर्मूला लिखा है, एक सूत्र लिख लिया,
और उस सूत्र में सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यही हम लोग का एम है। हो सकता है तुम में से कोई एक खोज दे तो वो क्या बन जाएगा कि भाई तुम्हारे नाम से फेमस हो जाएगा, तुमको भी नोबेल प्राइज वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो हम तुमको ये सिखाएं कि भाई भौतिक विज्ञान में क्या एम है कि हम लोग एकीकरण करना चाह रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला से सब कुछ डिफाइन कर लें, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या हम लोगों को 11 में पढ़ना है। ये तो हम लोग का हो गया कौन सा चैप्टर खत्म, भौतिक जगत, ठीक है। बहुत कुछ था भी नहीं इसमें। अब हम तुमको यहाँ बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, 11 के हम तुमको ना यहाँ सारे चैप्टर लिखेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या मिलेगा और पार्ट 2 में क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। और उन सब की हल्की फुल्की बात करेंगे। तो अब हम यहाँ वीडियो पॉज कर रहे हैं और जब हम वीडियो चालू करेंगे तो यहाँ तुमको चैप्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं इसके बारे में। भाई देखो भौतिक जगत ये तो हम लोग पढ़ ही लिए कि भाई डेली लाइफ में भौतिक विज्ञान का कहाँ कहाँ प्रयोग है। मात्रक एवं मापन, इस पाठ में हम लोग सीखेंगे ना कि किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी चीज का मात्रक क्यों निकालते हैं, क्या फायदा होगा, किसी चीज को कैसे मापते हैं। कोई भी हम लोग कोई चीज कैलकुलेट करें, जैसे मान लो तुमसे हम बोले ये मार्कर है, इस मार्कर का लंबाई जो माप के आओ, तो इसके मापने में, लंबाई मापने में कितना एरर हो सकता है, कितनी त्रुटि हो सकती है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ये क्या चैप्टर है भाई, इस चैप्टर को तुम लोग सुनिए बहुत अच्छे से कि मान लो कि कोई पैदल आदमी चल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। अगर ये एकदम सीधा चल रहा होगा तो किस स्पीड से चल रहा है, क्या त्वरण होगा, कितने समय बाद कहाँ होगा, क्या दूरी होगी, क्या विस्थापन होगा, ये सब चीजें हम लोग सरल रेखा में सीखेंगे। समतल में गति तुम देखो ये देखे भी होगे, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है और क्रिकेटर से बैट लिया हुआ है और ऐसे हम गेंद फेंके, इसके पास तक पहुंचा और ये हिट किया। जब ये हिट करता है छक्के के लिए गेंद जाती है 6 के लिए, तो वो स्टेडियम में गिरेगा। तो देखो जो पाथ फॉलो करते हुए गिरता है ना, इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयाकार पथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसा होता है, कितना दूर जाके गिरेगा, कितनी अधिकतम ऊंचाई होगी, कितने समय बाद गिरेगा, ये सब चीज हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। गति के नियम हम तुमको बता रहे थे ना कि बल की परिभाषा अरस्तु नहीं दे पाए थे, न्यूटन दिए थे। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे कि क्या था, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है। किसी चीज को चलने में, जैसे हम लोग जब चलते हैं ना, तो हम लोग को चलने के लिए भी एक बल की आवश्यकता होती है जिसको घर्षण बल बोलते हैं। तो कौन किधर लगता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये हम लोग को नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग कार्य के बारे में जानेंगे, ऊर्जा के बारे में जानेंगे और शक्ति या सामर्थ्य के बारे में जानते हैं। जैसे नहीं तुम देखे होगे कई बार कि हम लोग घर में मोटर लगा होता है और वो मान लो बहुत ऊपर तुम टंकी लगा दिए पानी की, छोटा सा मोटर लेके आ गए। अब उसको पाइप से कनेक्ट करोगे तो वो कुछ ही हाइट तक पानी लेके जा पाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं, यार इसका ताकत कम है, तो इसकी ताकत कम हो जाएगी। तो इसकी ताकत कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक उससे ज्यादा ताकत वाला, तुम देखो ना कई बार हॉर्स पावर लिखा रहता है, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, तो वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे कि बड़ा मोटर लगा देंगे तो पानी जो होगा उस टंकी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ सीखेंगे। कणों के निकाय तथा घोड़ी गति, जैसे कोई कार चलता है तो उसके पहिए की स्टडी हम लोग अच्छे से इसमें करेंगे कि पहिए का ये वाला बिंदु किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, ये पीछे जा रहा है तो पहिया आगे कैसे जा रहा है। बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इसमें। तो इसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में बात कर रहे थे अभी ना कि चंद्रमा को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जा रहा है, ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये सब चीजें हम लोग गुरुत्वाकर्षण में सीख जाएंगे, ठीक। चलो ये हम लोग का ना पार्ट 1 है भौतिक विज्ञान का। ये तो तुम्हें पता ही है ना कि दो किताबें आती हैं एनसीईआरटी में, तो ये उसका ना पहला वाला भाग है, भाग 1, ठीक है। ये इसका दूसरा भाग है, भाग 2, दूसरी किताब है, उसमें ये सब पाठ मिलेगा। ठोसों के यांत्रिक गुण, कि कोई भी ठोस है, ठोस मतलब जैसे मान लो अगर ये रॉड बना होता मेटल का तो इसके क्या क्या गुण होंगे, उसमें हम लोग इस चैप्टर में लोग ये सब सीखेंगे। कोई द्रव है, तरल मतलब द्रव, जैसे पानी हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सब का क्या गुण होगा वो हम लोग सीखेंगे। द्रव्य के तापीय गुण, द्रव्य मतलब सब कुछ, लिक्विड गैस सब आ गया इसमें, ठीक है। कोई तापीय गुण का मतलब जैसे मान लो यही है, मान लो मेटल लिए, इसको हम गर्म किए तो कितना फैल जाएगा, क्या होगा, वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे। अच्छा ये फैलता भी है क्या, बोले हाँ तुम देखे भी होगे हल्का फुल्का। देखो ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर फैल गया, ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई बर्तन लिए
उसको गर्म करना शुरू किए तो बढ़ते 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 आज तुम्हारे घर में, कल इतना बड़ा होगा कि दूसरे के घर में पहुंच गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बढ़ेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम बढ़ के दूसरे के घर में घुस जाए, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ देखें और सोचो, जैसे जब हम लोग का घर बनता है, नया नया मान लो घर बना, तो तुम देखो जब छत पे 1 साल 2 साल बाद जब तुम देखते हो तो बहुत सारी दरारें आ जाती हैं उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्मी पाके ना वो हल्का हल्का फैलने लगता है, इसलिए वो चिरक जाता है बीच बीच में जगह जगह से। उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, एक्चुअली में 4 नियम हैं। इन सब नियमों को पढ़ेंगे, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के हिसाब से, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सिमिलर तरह की चीजें कि गैस का अणुगति सिद्धांत, कि कोई भी गैस पार्टिकल किसी पात्र में अगर रख दें तो वो टकराता है कि नहीं दीवार से, दीवार टकराता है तो कितना बल लगाता है, क्या होता है, कितना दाब होता है, प्रेशर वगैरह, ये सब यहाँ सीखेंगे। दोलन, इसके बारे में बात करते हैं। दोलन ऐसे समझो कि मान लो कोई रस्सी लिए, नीचे एक बड़ा सा पार्टिकल टाइप का, पत्थर टाइप का कोई चीज बांध दी है, ठीक है, पत्थर को ऐसे लेके गए और छोड़ दिए, तो ऐसे 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 मूव करेगा कि नहीं, ये तो अभी मान लो फिक्स है। लेकिन अगर मान लो ऐसे है कुछ, और अगर हम ऐसे छोड़ दिए तो ये मोशन करना शुरू कर देगा कि नहीं, उसको सरल आवर्त गति भी बोलते हैं, SHM। तो वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। तरंग, जैसे देखो हम अभी बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे ईयरफोन से या मोबाइल से या लैपटॉप से आवाज आ रही है ना, तो वो एक तरह की तरंग हुई, जिसको हम लोग ध्वनि तरंग बोलते हैं। तो तरंगों के बारे में हम लोग जानेंगे। और हो सकता है क्या, और भी पॉसिबल, जैसे मान लो खिड़की है, खिड़की से हम रस्सी बांध दिए और रस्सी को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे, तो ऐसे नहीं, ऐसे एक वेव्स तरंग जैसा कुछ चलना शुरू कर देगा। तो वो सब के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों के पूरे 11 में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, तो ये सब देख लो अच्छे से। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मात्रक एवं मापन शुरू करेंगे, ठीक है। बस करो यहाँ तक। थैंक यू।